जलीय पारितंत्र जिसका विकास पृथ्वी पर, क्योंकि 71% या आप कह सकते हो 70 के आसपास जल है, इस वजह से इस पाइतंत्र का विकास सबसे ज्यादा भी है। और इस जलीय पाइतंत्र को हम कई हिस्सों में भी बांट सकते हैं। जैसे पहला, स्वच्छ जल जो मिलता है, स्वच्छ जल वाला पारितंत्र। स्वच्छ जल हमें या तो रुकी हुई स्थिति में मिल सकता है, कहीं स्थिर हो, एक ही जगह। जैसे तालाब है, उसका पानी एक ही जगह रहता है। झील है, इसके आधार पर मिल सकता है। और जहां रुका हुआ होता है उसे हम कहते हैं लैंटिक। लैंटिक जल है या स्थिर जल है। दूसरा, बहता हुआ जल जो बह रहा है, ये दूसरे प्रकार का जल हमें मिलता है। इसका एग्जाम्पल जैसे नदी, झरने, ये बहते हुए जल के एग्जाम्पल है। और इसे हम कहते हैं लोटिक। तो दो प्रकार से स्वच्छ जल हमें मिल सकता है, या तो एक ही जगह तालाब या झील में जिसे कहते हैं लैंटिक। दूसरा है बहता हुआ जल नदी और झरने में जिसे कहते हैं लोटिक। फिर दूसरा, लवणीय जल जिसमें खारापन काफी ज्यादा होता है, और ये कहाँ मिलेगा? समुद्र में। और इससे सागरीय जो पाइतंत्र है उसका विकास होता है। और इसमें कुछ जल खुले समुद्र में, ओपन सी, जो कहीं से भी घिरा ना हो किसी जमीन से। दूसरा, हमें तटरेखा, जो मेन जो स्थल वाला क्षेत्र है उससे और समुद्र वाले क्षेत्र को जोड़ती है जो। फिर इसके अलावा कुछ बैरियर द्वीप, जहां पर कुछ कवक, कुछ शैवाल भी पाए जाते हैं। जैसे भारत में बैरियर द्वीप का एग्जाम्पल लक्षद्वीप, जो भारत के अरब सागर की खाड़ी में है। इसके अलावा कुछ चट्टान, जिन्हें कहते हैं मूंगे की चट्टान, या कोराल रीफ। कोराल रीफ ये हमें देखने को मिलते हैं। और तीसरा जो तंत्र है जिसमें स्वच्छ और लवण दोनों जल मिलते हैं, क्लीन वाटर और सैलिनिटी वाला वाटर दोनों एक साथ जहां मिलते हैं, इसे कहते हैं संक्रमण क्षेत्र। वहां पर भी जलीय पाइतन का विकास होता है। जैसे ज्वार नदमुख, नदमुख जिसे हम लोग एस्चुरी, बहुत सारी रिवर जो सीधा अपना अवसाद गहरे समुद्र में छोड़ देती है, डेल्टा नहीं बनाती। जैसे भारत में एग्जाम्पल नर्मदा और तापी। नदी का स्वच्छ जल, समुद्र का खारा पानी एक साथ ज्वार नदमुख पे मिलता है।
ऐसे ही आर्द्र भूमि, दलदली क्षेत्र, वहां पे भी खारापन और साथ में स्वच्छ जल दोनों मिलते हैं। और एक और इसका मैंग्रोव, तट के किनारे मैंग्रोव वन, जिनका विकास लवणीय पानी में भी हो जाता है। तो इस तीन प्रकार से हमें जलीय पायतन दिखता है, स्वच्छ जल पायतन, लवणीय जल और स्वच्छ प्लस लवण दोनों। ऐसे तीन पायतंत्र हमें दिखाई देते हैं। और अगली बात आती है कि इस पायतंत्र को बनाने वाले कारक कौन कौन से हैं। क्या ये जलीय पायतंत्र का तापमान से कुछ फर्क पड़ता है, लवण से कुछ फर्क पड़ता है, या सौर ऊर्जा से कुछ फर्क पड़ता है? नहीं। तो इस पायतंत्र को डिसाइड करने वाले और इसके विकास को निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं। इन कारक के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि भाई किस जगह कैसा जलीय पायतंत्र होगा, अच्छा होगा या थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो कारक जो इसको निर्धारित करते हैं, सबसे पहला कारक तापमान, जो हमने देखा था स्थलीय पायतंत्र में भी एक अहम भूमिका थी। तो जलीय पायतंत्र की खास बात यह है, जल के जीव अधिक तापमान नहीं सहन कर पाते। अगर जल में थोड़ा सा भी तापमान चेंज हुआ, 1% या 2%, तो सारे जीव की डेथ हो सकती है। तो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस परिवर्तन भी खतरा ला सकता है। स्थलीय पायतंत्र में फिर भी जीव एक जगह से दूसरी जगह तापमान को मैनेज कर लेते हैं, जैसे इंसान भी, कभी गर्मी कभी सर्दी। लेकिन जलीय पायतंत्र की खास बात, तापमान एक समान सा रहता है, ज्यादा चेंज नहीं होने देता। अगर तापमान बढ़ता है तो इवेपोरेशन हो जाता है, उससे बरसात हो जाती है। अगर तापमान घटता है तो जलीय पायतंत्र से इवेपोरेशन नहीं होता, हीट को स्टोर करके रखता है। तो इसलिए ये जीव काफी ज्यादा संवेदनशील होते हैं तापमान के प्रति। अधिक तापमान भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए। और तापमान को प्रदान करने वाला एक कारक कौन है? सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा। और इसके आधार पर किसी भी जलीय पायतंत्र को दो भागों में बांटा जाता है। एक, जहां तक सौर की ऊर्जा जाती है, और दूसरा जहां नहीं जाती है। जहां तक जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाशीय क्षेत्र, और ये लगभग 200 मीटर तक होता है। और जहां नहीं जाती उसे कहते हैं अप्रकाशीय क्षेत्र। प्रकाशीय क्षेत्र मतलब सौर ऊर्जा की प्राप्ति, और सौर ऊर्जा की प्राप्ति तो मतलब जो पादप हैं उनका विकास होगा, कि बिना सौर ऊर्जा के प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, खाद्यान्न नहीं बनेंगे। इसलिए जहां प्रकाश क्षेत्र है वहीं ज्यादातर जलीय पायतन का विकास होता है, अप्रकाशित क्षेत्र में नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। प्रकाश संश्लेषण के बिना भोजन नहीं बनाया जा सकता पादप के द्वारा, इसलिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। तो सौर ऊर्जा भी एक निर्धारण करने वाला कारक है। सौर ऊर्जा के बाद जो अगला कारक है वो है लवणता।
खारापन, लवण कितने होने चाहिए? तो लवणता के मामले में थोड़ा बहुत लवण होना चाहिए, अवसाद मिलना इन्हें जरूरी भी है, क्योंकि भोजन के लिए, साथ में आवास के लिए स्थान देते हैं। लेकिन ज्यादा लवण भी अगर होगा तो उनके शरीर को गला देगा, इसलिए ज्यादा लवण भी नहीं चाहिए। तो लवण का भी एक औसत लगभग 27 से 30 के आसपास लवणता है तो इनके लिए अच्छी होती है। उससे ज्यादा होने पर इन्हें दिक्कत होने लग जाती है। तो लवणता ज्यादा नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए, दोनों का बैलेंस औसत होनी चाहिए। अगला जो है ऑक्सीजन की मात्रा। स्थलीय पाइतन की तुलना में जलीय पाइतंत्र में ऑक्सीजन काफी कम होती है। ऑक्सीजन के बिना जीवों का जीवन नहीं हो सकता, सांस लेने के लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन की मात्रा जलीय पाइतंत्र में 150 गुना कम होती है स्थल की तुलना में। ये इसकी एक कमी होती है। और इन्हें या तो पादप वो कोई ऑक्सीजन विकसित करें या वायुमंडल के द्वारा ली जाए, यही दो कारण बनते हैं। तो ऑक्सीजन की मात्रा काफी कम होती है और इसे बोलते हैं कि लगभग 10 ppm पर पार्ट्स मिलियन। मतलब जब लाखों में 10% ही बस यहां पे मिलती है ऑक्सीजन, प्रति 10 लाख स्टोर पर सिर्फ 10% आपको ऑक्सीजन मिलेगी। और गर्म पानी में जैसे जैसे पानी गर्म होता है वैसे वैसे ऑक्सीजन में कमी आती है। तो गर्म पानी ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है, ये भी इनके साथ दिक्कत होती है। इसलिए तापमान बढ़ना ऑक्सीजन को कम करता है। ऑक्सीजन कम करेगी तो जीव जंतु की मृत्यु होगी। इसलिए जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा खतरा जो है वो जलीय पाइतंत्र को है, क्योंकि यहाँ के जीव ज्यादा तापमान भी सहन नहीं कर पाते और उनकी पूरा इकोसिस्टम ही चेंज हो जाएगा अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई। सबसे लास्ट पोषक तत्व, जैसे स्थल पे भी पोषक तत्वों की जरूरत है, इनको भी पोषक तत्वों की जरूरत है। और इनको एक औसत पोषक तत्व ही चाहिए, एवरेज ही, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ज्यादा हो गए तो एक दिक्कत इनके साथ हो जाती है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाते हैं। सुपोषण, सुपोषण मतलब जब पोषक तत्व ज्यादा हो, पोषक तत्व ज्यादा होंगे तो पादप जो पेड़ हैं उनका ज्यादा विकास होगा, पेड़ों का ज्यादा विकास होगा तो पूरे जलीय पाइतंत्र में ऊपर की तरफ पेड़ ही पेड़ दिखाई देंगे और इसकी वजह से नीचे वाले क्षेत्र में ऑक्सीजन में बाधा आएगी और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो सारे जो जीव हैं वो मर जाएंगे। और जब से मानव ने खेती करना स्टार्ट किया और उसमें उर्वरक खाद इनका उपयोग करना किया तो बहुत सारा उर्वरक और खाद जलीय पाइतंत्र में चला जाता है। इससे सुपोषण की दिक्कत ज्यादा होती है और कई बार आपने देखा होगा तालाब की सारी मछलियां एक साथ मर गई, तो उसका रीजन होता है ज्यादा पोषक तत्वों का मिलना। तो ज्यादा पोषक तत्वों का मिलना भी इनके लिए हानिकारक है।
एक लिमिट में ही मिले तभी इनको अच्छा लगता है, उससे ज्यादा मिलने में दिक्कत होती है। तो ये हमने कुछ कारक जाने, पहला तापमान, फिर सौर ऊर्जा, फिर लवणता, फिर ऑक्सीजन की मात्रा, फिर पोषक तत्व। अब सागरीय पारितंत्र में किस किस प्रकार के समुदाय पाए जाते हैं, क्या क्या वहां की स्थिति होती है, कहाँ जीवन है कहाँ नहीं, इसके बारे में जानेंगे। सागर काफी बड़े हिस्से पे फैला हुआ है। सागरीय पारितंत्र और इस पारितंत्र के अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे जंतु, और सागरीय पारितंत्र में हमें वही चार चीज जाननी होंगी। पहला खुला समुद्र, इसमें क्या क्या चीजें हैं। दूसरा बैरियर द्वीप, आइलैंड, साथ में तटरेखा, शोर लाइन और प्रवाल भित्ति, ये सब इसके अंदर आता है। ये सब सागरीय पारितंत्र का हिस्सा है। सबसे पहले बात करते हैं खुले समुद्र की। पहला वाला पार्ट, खुले समुद्र में कैसा पारितंत्र पाया जाता है। तो ये खुले समुद्र की खास बात यह है, ये प्रकाशित क्षेत्र होता है और इस वजह से यहाँ पर पोषक तत्व भी ठीक होते हैं, तापमान भी ठीक होता है, सौर ऊर्जा भी अच्छी मिलती है। इसलिए जीवों का और पादपों का विकास काफी अच्छे से होता है, क्योंकि यहाँ पर तापमान अच्छा है, साथ में सौर ऊर्जा अच्छी है, साथ में पोषक तत्व भी हैं, साथ में लवणता भी है। इस वजह से सागरीय परितंत्र में बहुत सारे जंतु और पादप दोनों का विकास होता है। तो इस खुले समुद्र में आपको पादप जात और जंतु दोनों का विकास सही से दिखाई देता है। और इसमें आपको 3 चैन में दिखाई देगा। पहला प्लैंकटन, दूसरा प्लैंकटन के अलावा नेक्टेन, और सबसे लास्ट में बेंथिक समुदाय। ये 3 समुदाय जो अलग अलग जगह में दिखाई देते हैं। प्लैंकटन जो सबसे पहले दिखता है सबसे ऊपर वाले पार्ट में, इसमें छोटे जीव पाए जाते हैं और इनकी खास बात यह है कि यहाँ के पादप और जंतु धारा के विपरीत नहीं चल सकते, क्योंकि काफी मुलायम होते हैं। जो समुद्र की लहरें चलती है उनके खिलाफ नहीं जा सकते, साथ में ही रहना है। जिधर समुद्र की लहर चलेगी उधर ही ये जाएंगे। तो ये सबसे ऊपर वाले तल पर, इधर वाला जो पार्ट है इसमें पाए जाते हैं, ऊपर तल पर तैरते रहते हैं।
और इनको दो पार्ट में हम बांटते हैं, एक पादप जात, दूसरा प्राणी जात। पादप जात को फाइटोप्लैंक्टन, प्राणी जात को जूप्लैंक्टन, इन नामों से भी जाना जाता है। एक फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा जूप्लैंक्टन, इन दोनों नाम से इन्हें जाना जाता है। पादप प्लैंक्टन में वही पेड़ जो सबसे पहली बात प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करके उत्पादन करते हैं खाद्यान्न का। मतलब शुरुआत यहीं से होती है फूड चेन की, समुद्र के फूड चेन में पादप जात से ही शुरुआत होती है। जैसे हमने स्थलीय क्षेत्र में पेड़ों से देखी थी, ऐसे ही इनकी होती है। और फिर इसके उपयोग जो जंतु हैं वो कर लेते हैं, जो छोटे छोटे जंतु हैं उनके द्वारा इसका उपयोग कर लिया जाता है। इसमें कुछ एग्जाम्पल जैसे शैवाल, ये आपको दिखेंगे। इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया, ये भी आपको दिखेंगे। ये सब पादप जात होते हैं आके, और इन पादप जात पे ही बहुत सारे जंतु जो है प्राणी जात वो निर्भर होते हैं। तो दूसरा स्टेप ये छोटे छोटे जंतु, और ये जंतु निर्भर हैं पादप पर, और ये जो धारा है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। इसमें कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी, कुछ सर्वहारी, मतलब सब चीज खाते हैं। ऐसे तीन प्रकार के जंतु यहाँ पे मिलते हैं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े टाइप के होते हैं। जैसे पहला है कॉकपोड, ये एक जंतु है। साथ में आपको जेली फिश, बहुत छोटी सी फिश, बहुत मुलायम भी, जेली फिश। तीसरा क्रिल। ये सारे जंतु आपको प्लैंकटन समुदाय में दिखेंगे। अगला जो दूसरा समुदाय जो उससे थोड़ा सा नीचे मिलता है, थोड़ा सा बड़ा भी है, और इस समुदाय की खास बात, ये धारा के विपरीत भी चल सकते हैं। तो प्लैंकटन समुदाय में हमने देखा धारा के विपरीत नहीं चल पा रहे थे, और जो नेक्टेन समुदाय है वो धारा के विपरीत चल पाएगा। इसमें कुछ बड़े जानवर जैसे शार्क, स्टारफिश, ये आपको दिखते हैं। तो जो नेक्टेन समुदाय है ये धारा के विपरीत भी जा सकता है, और इसमें बड़े जीव जंतु पाए जाते हैं। बड़े जंतु जिनका आकार भी बड़ा होता है
और साथ में इनके ऊपर कोशिका, सेल या हड्डियां, उनका भी विकास हो चुका है, जिसमें एग्जाम्पल डॉल्फिन, तो धारा के विपरीत जा सकती है, साथ में सी काउ, समुद्र के अंदर भी एक ऐसा जंतु है जो सिर्फ शाकाहारी है। जैसे गाय हमें ऊपर दिखती है, ऐसे कुछ जंतु नीचे भी हैं जो शाकाहारी हैं, वो भी यहाँ पे दिखते हैं। और साथ में सील, जिसकी एक खासियत है कि स्थल पर आकर अपने अंडे देती है और रहती ज्यादातर जल में है। ये सारे जंतु आपको नेक्टन समुदाय में मिलेंगे जो धारा के विपरीत चल सकते हैं। और सबसे नीचे जो बेस होता है, नीचे वाला बेस समुद्र का, उस बेस में भी एक समुदाय मिलता है जिसको हम कहते हैं बेंथिक समुदाय। समुदाय इसका विकास बिल्कुल निचले स्तर के समुद्र में हुआ है और इसमें कुछ ही जीव रह पाते हैं, क्योंकि यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। एक तो दबाव बहुत ज्यादा होता है नीचे जल का, दूसरा वहां पर प्रकाश नहीं जा पाता, और पादप जात का भी विकास इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जीव नीचे रहते हैं। और नीचे कुछ घास, सीवीड्स, ये आपको पादप जात में विकसित होते दिखाई देते हैं और ये हेल्प करते हैं कुछ जंतुओं की, जैसे स्टारफिश से नीचे रहना पसंद है, साथ में ऑक्टोपस, उसे भी नीचे रहना पसंद है। ये सब नीचे वाले क्षेत्र में रहते हैं। तो हमने सागरीय पाइथन के 3 समुदाय देखे। पहला जो देखा वो ऐसे जंतु थे जो धारा के विपरीत नहीं जा सकते थे, प्लैंकटन समुदाय। दूसरा नेक्टेन समुदाय, धारा के विपरीत। और तीसरा बेंथिक समुदाय, मतलब बेसिन में। ये हमने खुला पारितंत्र जो समुद्र का होता है उसके बारे में देखा। अगला बैरियर द्वीप पारितंत्र। पारितंत्र में बैरियर द्वीप, या जिसे हम कह सकते हैं अवरुद्ध, जो कर लेता है, बांध लेता है, तो बैरियर द्वीप पारितंत्र। द्वीप पारितंत्र, इसका विकास हमें दिखता है। बैरियर द्वीप पारितंत्र, यहां पर जैव विविधता सबसे ज्यादा होती है। और ये जो तट रेखा है, ऐसे भारत की तट रेखा है, इससे थोड़ा सा दूरी बस मिलता है। और इनका निर्माण जो तट रेखा के पास नदियों के द्वारा जो अवसाद जमा किए गए हैं
अवसाद जमाव तट के किनारे, तट के किनारे जो अवसादों का जमाव हुआ है उसी पर बैरियर द्वीप का विकास होता है। और इनके बारे में बोला जाता है जब हिमयुग, हिमयुग मतलब ऐसा युग जब पूरी पृथ्वी पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी, सब चीज जमा हुई थी। उसका कारण था पृथ्वी पर ऑक्सीजन काफी ज्यादा बढ़ गई और इस वजह से धीरे धीरे तापमान गिरता गया और तापमान इतना गिरा सब चीज बर्फ जम गई। तो माना जाता है इस हिमयुग की समाप्ति के बाद इन बैरियर द्वीपों का निर्माण होना स्टार्ट हुआ और ये बैरियर द्वीप तट को बहुत सारी समस्याओं से बचाते हैं। जैसे चक्रवात आता है उस समय उसकी हेल्प करते हैं, साथ में कोई तूफान या सुनामी इस समय भी हेल्प करते हैं। जैसे भारत के बारे में बोला जाता है 2004 में प्रशांत और हिंद महासागर में जो सुनामी आई, उस सुनामी में आंध्र प्रदेश में काफी कम प्रभाव पड़ा। उसका कारण था बैरियर द्वीप का होना। उन बैरियर द्वीप ने बचा लिया आंध्र प्रदेश के तट को। और इसमें स्थल और जलीय दोनों पायतंत्र के जीव जंतु पाए जाते हैं, स्थल एवं जलीय दोनों पाए। जैसे कछुआ दोनों में रह सकता है, मेंढक ये भी दोनों में रह सकता है। तो ये सारे जीव और जंतु आपको यहाँ पे मिलेंगे। कुछ झाड़ियां यहाँ पे दिखेंगी और इससे बहुत सारे संसाधन भी लोगों को मिलते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग यहाँ पर मछली उत्पादन का कार्य करते हैं। फिशमैनों के लिए जिनकी परिवार मछली उत्पादन पर डिपेंड है, उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यहीं से वो मछली का उत्पादन करते हैं और उनका जीवन यापन चलता है। और इसी के पास हम लोग बहुत सारे अपने बंदरगाह या पोर्ट बनाते हैं, जिससे हमें सामान लाने और ले जाने में आसानी हो। बैरियर द्वीप के बाद तट रेखा पाईतंत्र, थोड़ा सा आगे की तरफ। तट रेखा पाईतंत्र एक तरीके से एक क्षेत्र है जो ज्वार, ज्वार मतलब पानी का ऊपर जाना। आप देखते हैं पानी जो है वो लहर की तरह आता है, तो पानी का ऊपर जाना और नीचे आना, इसी को कहते हैं ज्वार। और इसी के क्षेत्र में तट रेखा पारीतंत्र, तो इसे बोला जाता है उच्च ज्वार, मतलब जहां तक स्थल में पानी गया, और निम्न ज्वार जहां का रास्ता खाली हो गया, इन दोनों के बीच का क्षेत्र। तो आप देखेंगे समुद्र में लहरें चलती रहती हैं, कभी लहरें आगे कभी लहरें पीछे, वो आती रहती हैं। तो इन लहरों के बीच का क्षेत्र जो है उसी को हम कहते हैं
ज्यादा से ज्यादा जो गया वो 500 मीटर, पीछे गया 200 मीटर। इन दोनों के बीच का जो एक क्षेत्र है लगभग 300 मीटर, यही क्या है, तटरेखा पाईतंत्र या अंतर ज्वारीय पाईतंत्र। दोनों के बीच जो अंतर है ये भारत की तटरेखा पे दिखाई देता है। और भारत के तट जो इधर गुजरात से लेकर फिर यहाँ पर महाराष्ट्र, फिर गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरला, फिर यहाँ से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल। इन क्षेत्रों में हमारी तटरेखा का विकास, और भारत की तटरेखा लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा इधर अरब की खाड़ी में लक्षद्वीप, इधर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार, ये भी भारत के तट का निर्माण करते हैं। तो इसी क्षेत्र में जिस तंत्र का निर्माण हुआ है उसे तटरेखा पाईतंत्र कहते हैं। और यह क्षेत्र पर जो विकास है वो उन्हीं आधार पर निर्भर करता है जो हमने कारक गिने थे, कि जल की धारा कैसी है, स्पीड कैसी है उसकी, साथ में लवणता कैसी है, तापमान कैसा है। इन सब के आधार पर यहाँ के जंतु और प्राणी सबका विकास होता है। इसमें कुछ फेमस जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे बाइवेल्स, साथ में घोंगा जिनके ऊपर शंख टाइप का लगा होता है, एक कवर चढ़ी होती है, साथ में केकड़ा, ये सब इसमें पाए जाते हैं। स्टारफिश, ये कुछ जीव जंतु हैं जो तटरेखा पाईतंत्र में हमें मिलते हैं। तो ऐसे तटरेखा पाईतंत्र का विकास हुआ है। तो हमने समुद्री पाईतंत्र में खुले समुद्र देखे, साथ में बैरियर द्वीप देखे, और तटरेखा पाईतंत्र ये तीसरा। चौथा जो बचता है वो है कोराल रीफ, जिसे हम देखेंगे कल की क्लास में, या जिसे प्रवाल भित्ति, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वहां पे वर्षा वन जो समुद्र के हैं वो मिलेंगे, और कोराल रीफ पर काफी ज्यादा प्रभाव भी पड़ रहा है तापमान में चेंज का। और कुछ फेमस कोराल रीफ ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, भारत में भी दिखाई देती है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और समुद्र तट के किनारे। तो आज की क्लास यहीं तक थी। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चलिए तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में।